प्यारे बच्चों नमस्कार, संस्कृत प्रेमियों नमस्कार। 2025 में अगर आपने संस्कृत एक अलग विषय के रूप में कक्षा 10 में ले रखी है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको यहां पर कंप्लीट रोड मैप बताया जाएगा कि आखिर संस्कृत में कैसे 70 में 70 लाए जा सकते हैं। संस्कृत एक ऐसी विषय है जिसमें राइटिंग के अंक नहीं कटते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक के जरूर कट जाते हैं। तो राइटिंग विशेष आपकी अच्छी नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बस शब्दों के ऊपर ध्यान देना है, वो भी व्याकरण में। बस संस्कृत में 70 में 70 आ जाते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर हमें संस्कृत में कंप्लीट चीजें क्या क्या करनी है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्या क्या 2025 में आएगा। सरल सरल हमारा मार्ग तब हो जाता है जब हम उस स्थान का रास्ता जानते हैं जहां पर हमें जाना होता। हमें अपने गंतव्य का रास्ता जब पता होता है तब हमारी मंजिल हमें बड़ी सरलता से और बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से मिल जाती है। किन किन चौराहे से होकर के हमें दिल्ली जाना है, किन किन शहरों से कौन से राजमार्ग पे जाना है दिल्ली, अगर ये जान गए आप तो दिल्ली पहुंचने में देर नहीं लगेगी, तुरंत ही दिल्ली आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट रोड मैप आप समझिए कि संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। संस्कृत प्लेलिस्ट पुरानी हमारी 2024 की बनी हुई है, जहां हमने आपको बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो पहले तो हम समझाते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कितने अंकों का क्या आना है, क्या क्या आपके अंकों में वृद्धि कर सकता है। इसके बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम आपको कैसे पूरी तैयारी 70 में 70 की कराएंगे। वो सारी चर्चाएं हम करेंगे। बस बहरहाल इस वीडियो को बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों तक पहुंचा दो, क्योंकि संस्कृत के बहुत कम बच्चे होते हैं। इसीलिए संस्कृत जो है एक ऐसा विषय बन जाता है जिसको बहुत ही कम अध्यापक लोग पढ़ाते हैं। कारण यही है कि संख्या होते हुए भी आप लोग नहीं जुड़ते हैं, ना तो शेयर करते हैं। ये अनर्गल की बातें हो चुकी हैं। मेन पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ संस्कृत भाषा, संस्कृत देववाणी। सिंपल सी बात है, 70 अंकों का पेपर होगा, लिखित परीक्षा 70। अब ये 100 का पूर्णांक है, इस 100 के पूर्णांक में 70 का पेपर होगा। इस 70 में 20 ऑब्जेक्टिव ओएमआर पर होंगे, 50 अंकों की कॉपी में लिखना होगा और 30 अंक का प्रैक्टिकल होगा। इस तरह जो आपका बनेगा वो 100 का पूर्णांक बनेगा। बात समझ में आई? ऑब्जेक्टिव में अगर एक गलत तो एक गलत, सब्जेक्टिव में एक मिस्टेक के हो सकता अंक ना कटें, बट 20 अंकों के इसमें एक मिस्टेक में अंक आपके चले जाएंगे। 30 अंक का होता है इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन, जिसे आप अपनी भाषा में प्रैक्टिकल भी बोलते हैं। क्या कर सकते हैं, 30 अंकों में 29, 28 और 30 मिल जाते हैं विद्यालयों से, आप अच्छा करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाके हम यहां समझते हैं, ये बात आपको समझ में आई कि पेपर आपका जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। 9th में आप दे चुके होंगे। बात करते हैं खंड का में क्या क्या आएगा। खंड का में गद्य, पद्य और आशु पाठ होते हैं। आशु पाठ पीछे दिए होते हैं, छोटे छोटे पाठ, जिसमें आपको गद्य खंड का हिंदी अनुवाद करना होगा। ठीक है, ये 35 अंकों में पूछा जाएगा, 35 अंक का होगा और जिसमें आपको 3 चीजें पूछी जाएंगी। क्या क्या? एक तो हिंदी में अनुवाद पूछा जाएगा किसी गद्यांश अथवा पद्यांश का। गद्यांश का पूछा जाएगा, चूंकि खंड का गद्य पद्य आशु पाठ तीनों चीजें हैं तो इसमें तीनों चीजों का एक गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद पूछा जाएगा और ये होगा आपका पूरा का पूरा 4 अंक का, यानी 11 अंकों का आपका गद्य खंड से पूछा जाना है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, गद्य खंड। गद्य खंड से कितना पूछा जाएगा, यानी संस्कृत का जो गद्य खंड है
जिसमें कविकुल कालिदास से पाठ शुरू होता है। इस गद्य खंड में 11 अंकों से आपका पूछा जाना है, जिसमें 4 अंक गद्य खंड का हिंदी अनुवाद करने के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, और पाठ का सारांश लिखेंगे तो 4 अंक इसके मिलते हैं, और बहुविकल्पीय प्रश्न गद्यांश पर आधारित 3 बहुविकल्पीय प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। कंप्लीट 11 अंक का काम है संस्कृत गद्य भारती से, अर्थात गद्य पाठों से 11 अंक यहां। अब फिर यहां पर पद्य की बात करते हैं, संस्कृत पद्य पीयूषम। ठीक है, संस्कृत पद्य पीयूषम में क्या करना है, पद्य पीयूषम में श्लोक की हिंदी में व्याख्या करनी होगी। व्याख्या बोले तो व्याख्या जिसमें बढ़ा चढ़ाकर भी आप लिख सकते हैं। इसके मिलेंगे आपको 4 अंक। फिर एक उसी श्लोक पर आधारित आएगी सूक्ति, जिसकी व्याख्या करनी होगी हिंदी में, और ये 3 अंकों की होगी। बहुत जल्द इसका मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा। किसी एक श्लोक का सारांश, संस्कृत में अर्थ लिखना होगा। संस्कृत में क्या लिखना होगा, अर्थ। तो संस्कृत में जब अर्थ लिखेंगे तो ये 4 अंक का आपका होगा। इस तरह यहां पर 15 अंकों का काम होना है, और यही पद्य पीयूषम से आपके 4 बहुविकल्पीय प्रश्न ओएमआर वाले भी आएंगे। तो 4 पद्य पीयूषम से ओएमआर वाले, और 3 गद्य गरिमा से ओएमआर वाले, गद्य भारती से। ठीक है, तो कुल मिला के 4 3 7, तो गद्य पद्य से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे ओएमआर में। और यहां जैसा कि बताया 4 3 7 4 11 और 4 15, तो 7 4 11 11, ये 11 वो 22 अंक का ये हो जाएगा। बात समझ में आई। 35 अंकों में कहां कहां जाना है, 9 अंक यहां पर आते हैं। 35 अंक में ये भी 9 अंक शामिल हैं। आशु पाठ में क्या होगा, आशु पाठ में पात्र चरिचित्रण हिंदी में पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 अंकों का क्या पूछा जाएगा, 4 अंकों का पात्र और चरित्र चित्रण हिंदी में पूछा जाएगा। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आपके संस्कृत में पूछे जाएंगे, और ये होंगे 2 अंकों के। और फिर बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे 3 यहां पर, तो 3 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आई, कथा नाटक कौमुदी कह सकते हैं इसको। ठीक, फिर खंड खा आता है। देखिए कथा नाटक कौमुदी, ये आशु पाठ और उसी के साथ कथा नाटक कौमुदी है ये, जिसमें कथा नाटक कौमुदी में नाटक भाग है, जहां से आपके 9 अंकों के प्रश्न बनेंगे, जिसमें आपको विशेष अनुवाद की तैयारी नहीं करनी है। अब अगर आप अनुवाद, मैं ये भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसलिए बने रहिए आप। तो इसमें बहुत ज्यादा अनुवाद नहीं आपको याद करने हैं कथा नाटक कौमुदी में। यहां केवल आपको पाठ को समझना है। संस्कृत के प्रश्नोत्तर आएंगे जो एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, और चरिचित्रण ये सिंपल से आएंगे, वो पढ़ लेना, और बहुविकल्पीय प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसकी संस्कृत रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है इसकी संस्कृत कथा नाटक कौमुदी की रटने के लिए। हमें संस्कृत का हिंदी अनुवाद गद्य भारती का कंप्लीट करना है, वो मत भूलना, वो जरूरी है, क्योंकि उसका अनुवाद नहीं आया तो बहुत कुछ हानि होगी, फिर उत्तर नहीं दे पाएंगे। श्लोकों का हिंदी और संस्कृत अनुवाद दोनों आना चाहिए। खैर संस्कृत अनुवाद में इंपॉर्टेंट जो होंगे उसका संस्कृत अर्थ हम बता देंगे। फिर खंड खा आता है। अब व्याकरण की धुआंधार तैयारी करनी है आपको। कैसे, 35 अंक में व्याकरण आएगी। खंड खा जो आएगा ये 35, तो 35 अंक में आपका क्या क्या आएगा, कथा नाटक कौमुदी, गद्य और पद्य, ये 3 चीजें आएंगी। ठीक, और 35 अंक में कंप्लीट व्याकरण होगी, जिसमें निबंध भी होंगे आपके, ये समझो भाई। ठीक, व्याकरण में सबसे पहले प्रत्याहारों का सामान्य परिचय और वर्णों का उच्चारण स्थान, ये भैया 2 अंक में आता है। 2 अंक के लिए ज्यादा मेहनत है, करनी पड़ेगी, चूंकि हमें 70 में 70 का टारगेट पूरा करना है। दूसरे नंबर पे आती हैं संधियां। संधियां बहुत कठिन नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट संधियां और कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हम बता देंगे, जिनसे आपका पूरा का पूरा पेपर आ सकता है। ठीक है, हल संधि जिसको हम व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि, हमें 2 ही संधियां पढ़नी है, चूंकि हम लोग 9th में क्या पढ़ चुके हैं, जो हमारी स्वर संधियां हैं 9th में हम पढ़ चुके हैं। तो हमें यहां पर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 2 ही पढ़ने, और उनमें भी कुछ हमें
क्या पढ़ना है कुछ। अब बहुत सारे बच्चों की किताबें पुरानी हो सकती हैं या किताबें ऐसी प्रकाशन की हो सकती हैं जो अपडेटेड ना हो, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो हल संधि में केवल हमको मो अनुस्वारा सूत्र वाली संधि, अनुस्वार से यही परसवर्ण, ये दो संधियां पढ़नी है। विसर्जनीय से सह ससजुषोरुह और अतोरोर प्लुताद अप्लुते और हसीचा, ये विसर्ग संधि में चार संधियों के चार सूत्रों पर आधारित संधियां पढ़नी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शब्द रूप, जो आपको बड़ा ही राक्षस प्रवृत्ति का लगता है कि अरे ये कहां याद हो जाएगा। खैर मैं ट्रिक से तुरंत याद करा देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। पुल्लिंग, पितृ, भगवत, गो, करिन और राजन, ये शब्द रूप याद करना है। ठीक है, ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द रूप है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कुल मिला के ये 2 अंक में आएंगे, बट मेहनत इसमें तो करनी ही करनी है। अभी लास्ट तक सुनिए, मैं एक चीज ऐसी बताऊंगा जो आपके बड़े काम की है। आप हमसे कांटेक्ट कैसे करेंगे उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, मैं भी बताऊंगा उस लिंक का क्या करना है और कैसे करना है। पहले हम समझा लेते हैं। जो लोग आके भागते हैं वो लोग कुछ नहीं पाते हैं, वो केवल आते हैं और भाग जाते हैं। ठहरने वालों को मोती मिल जाया करते हैं, और जिनकी सांस फूलने लगती है उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो समंदर में डुबकी लगाएंगे, मोती तभी मिलेगा जब आप वहां ठहरेंगे सांस लेके, नहीं ठहरेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करें, समझें पहले हमारी एक एक बात को, क्योंकि एक ऐसी सब्जेक्ट है जो शायद ही आपको मिले यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग इसके नहीं मिलेंगे, कुछ चुनिंदा लोग ही इसके पढ़ाते हैं, और उस चुनिंदा में भी कुछ बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्द रूप हमको पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, एक तो पितृ के पढ़ने हैं, भगवत के पढ़ने हैं, गो के पढ़ने हैं, करिन के पढ़ने हैं, राजन के पढ़ने हैं। ठीक है, और फिर नदी के पढ़ने, नदी नदी नद्या नद्यई, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आ जाएगा। फिर धेनु के पढ़ने, वधु के पढ़ने, सरित के पढ़ने। ठीक है, नपुंसक लिंग में वारि पर, वारि वारि वारणा वारणो, ऐसे पढ़ा देंगे। और मधु के पढ़ने, नामन के पढ़ने हैं, मानस के पढ़ने, किम के पढ़ने, यद के पढ़ने और अदस के पढ़ने। तो इतने शब्द रूप हमको पढ़ने हैं। खैर शब्द रूप की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम आपको पढ़ाएंगे। धातु रूप में आते हैं। धातु रूप तो उससे कठिन हो जाया करता है, जिसमें लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग, पांचों लकारों में आपको भू, भवति भवतः भवंती, पिबति पिबतः पिबंती, वसति वसतः वसंती, ठीक है, स्था, नश, आप और इश धातु के, वृद्ध धातु के, जन धातु के, नी धातु के, दा धातु के, ज्ञा धातु के, चुर धातु के, इतने धातु रूप पढ़ने हैं 2 अंकों के लिए, इतने शब्द रूप पढ़ने हैं 2 अंकों के लिए। पढ़ने पड़ेंगे, संख्या ज्यादा, तो व्याकरण में समस्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इसको बखूबी पढ़ा दूंगा, दिक्कत नहीं होगी। समास, समासों के विग्रह सहित उदाहरण, अव्ययी भाव, दिगु और बहुब्रीहि समास। आपको 3 समास पढ़ने होंगे, अव्ययी भाव, दिगु और बहुब्रीहि। कुछ चुनिंदा ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हर बार आते हैं, मैं समझाऊंगा, समझ में आएगा। कारक विभक्तियां भी पढ़नी होंगी, जिसमें आपको कारक विभक्तियों में कौन कौन से सूत्र पढ़ने हैं। कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्मणि द्वितीया, ये 2 सूत्र। साधकतम करणम, कर्तकर्णयोस् तृतीया, कर्मणा यम विपरीत संप्रदानम, संप्रदाने चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदाने, ध्रुवम पाय अपादानम, अपादाने पंचमी, 2 सूत्र पंचमी में। आधारो अधिकरणम सप्तमी, अधिकरणे 4। ठीक है, तो 2-2 सूत्र 2-3 विभक्तियों के पढ़ने हैं, ये खैर कठिन कुछ नहीं है। इसके बाद प्रत्यय की बात आती है। प्रत्यय कत, कतवत, तिन, कत्वा, लेप, शत्र, शानच, तुमुन, मतुप, ठक, त्वा, तल और टाप और अनियर और इन प्रत्यय। ठीक, ये पढ़ने हैं। और लास्ट में आपका आएगा वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन 2 अंक का आता है, प्रत्यय भी आपके 2 अंक के आते हैं, शायद लिखना भूल गए हैं, तो 2 अंक के प्रत्यय भी आपके आते हैं, 2 अंक का वाच्य परिवर्तन भी आता है। वाच्य परिवर्तन की भी ट्रिक बता देंगे, तो सिंपल से वे में आप कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अनुवाद भी आएगा। अनुवाद कितने अंक में आएगा, 3 अंक में आएगा। अनुवाद यानी हिंदी के 4-5 वाक्य दिए होंगे, जिसमें 3 वाक्यों का अनुवाद करना होगा, 5 वाक्यों का, जैसा वाक्य कहेगा अनुवाद करना होगा। 3 अंक आपको उसमें मिल जाएंगे अनुवाद के। हाँ सुनिए, नहीं नहीं नहीं, यहां 6 अंकों का होगा, ये अनुवाद नहीं है, 3 अंक का वो नीचे वाला पोर्शन है वाच्य परिवर्तन का। ठीक है, तो यहां देखिएगा, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद 3 वाक्य
6 अंकों में आपका आएगा। 3 वाक्य 6 अंकों में आएगा संस्कृत में अनुवाद वाक्यों का। ठीक है, यानी अनुवाद करना होगा। फिर संस्कृत में निबंध, और ये कम से कम 8 वाक्य, और ये कितने का होगा? 8 अंकों का। सबसे अच्छे अंक, ज्यादा अंक मिलते हैं निबंध में। निबंधों की भी प्लेलिस्ट अलग से संस्कृत निबंधों की बना रखी है, और संस्कृत में जो प्लेलिस्ट है संस्कृत में भी निबंध है। फिर संस्कृत पदों का वाक्य प्रयोग, और वाक्य प्रयोग बड़ा सरल होता है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, 2 करेंगे तो 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं एक और चीज। वो क्या है? अगर आपको संस्कृत पेड बैच के रूप में ऐप पर पढ़नी है तो आप नीचे दिए गए फॉर्म पर क्लिक करके, जो डिस्क्रिप्शन में हमने एक फॉर्म दे दिया और कमेंट में भी लिंक हमने पिन कर दिया है, उस गूगल फॉर्म को आप भरिए, इंटरेस्ट दिखाइए। जितने ही बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे, जितने ज्यादा होंगे, तो मैं बहुत जल्दी ही ऐप पर अलग से कोर्स लॉन्च करके आपको पढ़ा दूंगा। आपको निशुल्क पढ़ना है तो बिल्कुल निशुल्क भी है, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी। आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट आप अगर पेड बैच लेते हैं तो उसमें हमारी और बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप 1 लोग लें, चाहे 4 लोग लें, चाहे 10 लोग लें, 2 लोग लेंगे तब भी हमारी जिम्मेदारी एक ट्यूशन की तरह बन जाती है। अब इसमें यह होता है कि हमें YouTube पर हिंदी से ही फुर्सत नहीं है, तो अन्य विषयों को मैं नहीं देख पाता हूं और उनका नोटिफिकेशन भी नहीं जाता है। जैसे मैं बहुत सारी विषय पढ़ाने के बाद एक विषय संस्कृत की लगा देता हूं, अगर क्लास पढ़ा देता हूं तो उसमें बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, जिसका कारण यह है कि वो उन तक नोटिफिकेशन नहीं जाता, क्योंकि YouTube की एक नोटिफिकेशन भेजने की एक सीमा है। वो अपने सीमा तक नोटिफिकेशन भेजता है, लगभग 3 नोटिफिकेशन भेजेगा, चौथा वीडियो अगर चलाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसलिए ये मसला बन जाता है। तो अगर आप ऐप पर आना चाहते हैं तो इसकी शुल्क मैं आपको एक आइडिया के रूप में बता देता हूं, 4 से 500 के बीच में इसकी शुल्क होगी। आप चाहें तो अब दिए गए फॉर्म पर क्लिक करके, मतलब लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म भर दीजिए, अपना नाम, पिता का नाम और क्लास और वो मोबाइल नंबर, जिससे मैं आपको कांटेक्ट कर सकूंगा। बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और बहुत ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इस कोर्स को ऐप पर लॉन्च कर दूंगा, और जो हिंदी अनुवाद कराया जा चुका है, हिंदी अनुवाद तो वही रहेगा जो प्लेलिस्ट में है, बट जो व्याकरण है उसका एक एक पुर्जा में खोल के आपको YouTube पर दे दूंगा अलग से। मतलब उस पे YouTube पर भी थोड़ा बहुत दूंगा, ऐसा नहीं है, YouTube पर भी दूंगा, लेकिन ऐप पर अगर आप आते हैं तो स्पेशली दूंगा। ऐप पे क्यों जाना है आपको? इसीलिए दिक्कत यही है कि YouTube पे मैंने जो बताया, समस्या यह है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है, बहुत सारे बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं। ऐप पर क्या होगा, रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी मैं किसी भी वक्त रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूंगा। आप ऐप पे आराम से एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे, और कंप्लीट कर लेंगे तो गारंटी हमारी 65+ की तो रहेगी अगर आप चीजें कंप्लीट करते हैं। और आप ये कहेंगे गारंटी लो, भैया गारंटी किसी की ली नहीं जा सकती, क्योंकि पढ़ने पर आपका दिमाग कैसा है, लिखने में कैसा है, ये हमें नहीं पता, इसलिए हम गारंटी नहीं ले सकते। हमारे सामने आप बैठे होते, एग्जाम हमारे सामने, आप, मैं एक पेपर बना दूं, हमारे सामने बैठ के एग्जाम दे दो, मैं जान जाऊंगा तो आपकी गारंटी ले लूंगा। बट ये होता है दूर से दूरस्थ शिक्षा है ये, तो इसमें गारंटी वाली इच्छा ना करें, क्योंकि पढ़ेंगे आप, मेहनत करेंगे आप, इसलिए आपको ही ये टारगेट अचीव करना है। आप चाहें तो 70 में 70 आपके आ सकते हैं, आप चाहें तो 70 में 7 आ सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको वाक्यों का अनुवाद कैसे करना है, निबंध कैसे लिखना है, कंप्लीट व्याकरण, ठीक है, चुन चुन के मैं चीजें लाऊंगा। ठीक है, और बाकी जो मटेरियल है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, बट पहले नहीं लॉन्च कर रहा हूं। मैं लॉन्च तभी करूंगा जब आपका इंटरेस्ट दिखेगा, आप चाहेंगे और संख्या थोड़ी ज्यादा, नहीं तो फिर वन शॉट में क्या है, रिवीजन करा देंगे वैसे जैसे हर साल कराते हैं यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे तो सेवा जारी ही है, हिंदी तो कंप्लीट सेवा जारी है, और हिंदी का कोर्स आप लिए हैं तो अच्छी बात है ना, और नहीं लिए तो हिंदी का भी परचेज कर लीजिए। और जो लोग हिंदी संस्कृत का एक साथ लेंगे तो उनको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो अलग से बात कर लेंगे।
बट संस्कृत में तो यही है, इतनी ही सेवा हम कर पाएंगे कि वन शॉट और रिविजन्स वगैरह हम एग्जाम तक कराते रहेंगे। प्लेलिस्ट ऑलरेडी डन हो चुकी है, बहुत सारी चीजें लगभग 70 में 60 अंकों का चीजें तो पढ़ी हैं, लगभग पढ़ी तो कंप्लीट हैं, बट आपको ढूंढे नहीं मिलती। यही समस्या यूट्यूब पे आती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो दिए गए लिंक पर फॉर्म भरिए, ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सके, आपसे बातचीत कर सके कि क्या आपका मसला है। बच्चे ज़्यादा होने पर ही को अभी लॉन्च बैच नहीं किया है, ठीक है। तो संस्कृत की समस्या हल हो रही है इसी तरह, ठीक है। बाकी मॉडल पेपर में आपको बहुत जल्द ही संस्कृत का दे रहा हूँ हाई स्कूल के विद्यार्थियों को, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।